बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 9 त्रिभुज के बारे में। अब देखिए, त्रिभुज जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्नावली 9 दिया हुआ है आपको। प्रश्न 1 दिया है आपको, जिसमें जूली कुछ कथन यहाँ पर लिखी हुई है। उस कथन सत्य है कि असत्य है आपको बताना है। देखिए, पहला दिया है, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। बच्चों, अब इस प्रकार के बातों को समझने के लिए आपको सीधे प्रश्नावली के सवाल को हल करने के बजाय इस प्रश्नावली के पहले जो कुछ भी दिया हुआ है पाठ में, उसको बारी बारी से एक एक करके आपको समझना होगा, तभी आप इस प्रकार के सवालों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अध्याय 9 को शुरू से और देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। उसके बाद हम अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को हल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ये देखिए, अध्याय 9 में दिया हुआ है त्रिभुज आपको, और यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे आप अपने विद्यालय में तुरंत पता कर देखते हैं किस आकार का होता है। आपके घर में छोटे छोटे मंदिरों में जो झंडे लगे होते हैं वो किस आकार के होते हैं, इसको देखना है। कागज को आप मोड़ेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बनेगी, इसको आपको देखना है। देखिए, कागज को मोड़ा हुआ है तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनी है, दिख रहा है ना आपको ये वाला। तो ये किस प्रकार की आकृति होती है देखना है। इस प्रकार की आकृति आप देखते हैं कहाँ होता है, आपके कंपास बॉक्स में एक सेट स्क्वायर होता है, वो इस प्रकार की आकृति का दिखता है। आप बच्चों कई बार मिस्त्री या बढ़ई लोगों के पास भी इस प्रकार की आकृति की कुछ औजार देखते हैं, जिससे वो नापजोक करते हैं, कोना बनाने का काम करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर जो आकृतियाँ दी गई है, इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन सी आकृति है जो तीन भुजाओं से बनी हुई है। देखिए, ये आकृति तीन भुजा से बनी हुई है, एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा। फिर वैसे ये भी तीन भुजा से बनी हुई है। आपको तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को छांटना है। यहाँ पर देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन और एक चार भुजा। यहाँ पर भी तीन भुजा है। यहाँ पर भी देखिए चार भुजा बने, एक भुजा मिलाकर, और यहाँ पर भी एक, दो, तीन, चार भुजा वाली आकृति है। ऐसे ही आप देखिए पिछले पेज पर, यहाँ पर पूरा आपको त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज में से आपको भुजाओं को गिनना है और पहचानना है कि तीन भुजा वाली आकृति। ठीक वैसे ही बच्चों, यहाँ पर देखिए नीचे में आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं। आपको देखना है कि क्या इसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। देखिए, ये भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजा तो इसमें भी है, तो क्या हम इसको त्रिभुज कहेंगे। ये देखिए, ये एक आकृति है, इसमें भी तीन भुजा है, तो हम इसको क्या त्रिभुज कहेंगे। क्या इसको हम त्रिभुज कहेंगे। इसमें भी तीन भुजा दिखाई दे रही है आपको, एक भुजा, दो भुजा और ये एक तीन भुजा। ठीक ऐसे ही आपको अगले पेज पर भी कुछ आकृतियां दी गई हैं। इसको भी आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि इसमें से त्रिभुज कौन कौन से। देखिए, ये वाली आकृति है, फिर ये आकृति है, ये आकृति है। यहाँ पर देखिए ये जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो सारी आकृतियों को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। मोटे अक्षरों में आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखकर दिया गया है। तो परिभाषा यह हुआ त्रिभुज का, तीन भुजाओं से घिरी हुई तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति ही त्रिभुज है। ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, त्रिभुज है। अब आपको देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है एक, यहाँ पर कुछ बिंदुएं दी गई हैं आपको। तीनों बिंदुओं को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद देखना है कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, ये भी आप अपने साथियों के साथ चर्चा करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम एक बता रहे हैं, ये देखिए ये तीनों बिंदु, देखिए तीनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होगी आपको। ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो कारण आपको अगले पेज पर दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हम काम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हम त्रिभुज के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज के भाग कौन कौन से होते हैं, इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 104 में। तो देखिए, त्रिभुज में इस प्रकार जो रेखाखंड होते हैं उसको हम भुजा कहते हैं। इसमें एक भुजा, दो भुजा और ये नीचे तीन भुजा दिया हुआ है। इस भुजा को हम पढ़ेंगे ए बी भुजा, इसको हम पढ़ेंगे बी सी भुजा, और इसको हम पढ़ेंगे ए सी भुजा या सी ए भुजा। आपको भुजाओं को पढ़ने के बारे में हम पिछले अध्याय में बिल्कुल बता चुके हैं, कोनों के बारे में भी बता चुके हैं और शीर्ष के बारे में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको आसानी होगी। ये शीर्ष जो दिख रहा है आपको, जो नुकीला भाग, वो बी है। ये जो नुकीला भाग दिख रहा है ऊपर की ओर, ये शीर्ष ए है, और ये जो नुकीला भाग दिख रहा है आपको बाहर की ओर, ये शीर्ष सी है। तो इस त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं और तीन भुजा है।
अब बच्चों इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण भी 3 ठो बन रहे हैं, एक कोण, ये 2 कोण और ये यहाँ पर 3 कोण। तो 3 कोण बन रहा है। इस त्रिभुज को देखिएगा, आप समझिएगा, और समझने के बाद क्रियाकलाप 2 को आपको पूरा करना है। कैसे करना है देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको PQR, इसमें शीर्ष कौन कौन से हैं आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर शीर्ष P लिखेंगे हम, Q लिखेंगे और R, 3 शीर्ष है, शीर्ष PQR यहाँ पर भरेंगे हम। उसके बाद भुजा देखिए, भुजा कौन कौन से लिखना है हमको। जैसे PQ भुजा है, PQ भुजा लिखेंगे यहाँ पर, QR भुजा है, ये QR भुजा यहाँ पर लिखेंगे, और PR भुजा है, PR भुजा यहाँ पर हम लिखेंगे। 3 भुजा और 3 शीर्ष हम लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कोणों को भी लिखेंगे। कोण कौन कौन से हैं, कोण P, कोण Q और कोण R। कोण को कैसे लिखते हैं हम पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इस सारणी को पूरा आपको चित्रों को देखकर ध्यान से, इस चित्र को देखकर यहाँ भरना है। वैसे नीचे और भी आपको चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को देखकर आपको इस सारणी को पूरा करना है। पूरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा भुजाओं के संबंध में, शीर्षों के संबंध में और कोणों के संबंध में। इसके बाद क्रियाकलाप 2 को पूर्ण करने के बाद आप आएंगे क्रियाकलाप 3 में, जो कि आपको पेज नंबर 105 में दिया हुआ है इस पुस्तक में। तो ये पेज नंबर 105 में आपको त्रिभुज के अंतः कोणों के बारे में बताया गया है, उसी से संबंधित क्रियाकलाप 3 दिया हुआ है। तो ये देखिए, एक कोण ये है और एक कोण ये है, कोण A, कोण B, कोण C। तीनों कोणों को आपको मापना है, और मापने के बाद यहाँ नीचे सारणी दी गई है, देखिए यहाँ पर कोण A, कोण B, कोण C, वहाँ पर आपको कोणों के माप को लिखना है और तीनों कोणों को आपस में जोड़कर देखना है कितना आता है। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो बहुत छोटी त्रिभुज हो या बहुत बड़ी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों अंतः कोणों का मान हमेशा और हमेशा 180 अंश प्राप्त होता है, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हो। तो यदि आपसे 180 अंश नहीं आ रहा है तो आपको नापने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर कुछ और गड़बड़ियाँ हो रही होंगी, उसको ध्यान में रखना है आपको। और तीनों कोणों को नापकर आपको तीनों को जोड़ना है, देखना है 180 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर स्थिति में 180 अंश आएगा ही। आप अपने कॉपी में अलग से त्रिभुज बना के भी उसको कोणों को माप सकते हैं, और तीनों कोणों को मापने के बाद आप जोड़कर देख सकते हैं। बात करेंगे, यदि हमको 2 कोणों का मान पता हो तो हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो बता दिया गया है आपको। दूसरा देखिए, 40 अंश और 30 अंश दोनों को जोड़ेंगे 70 होगा। 70 को 180 में घटाएंगे, यहाँ पर 180 में 70 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 110 अंश। इसी प्रकार से बाकी की खाली जगहों को भी आपको भरना है। अब देखिए, उसके जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में। तो अंतः कोणों के बारे में जाना आपने, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है और ये अंतः कोण है। लेकिन ये क्या है, बाहर में जो बना हुआ है, यदि हम इस निचले वाले भुजा को बहुत लंबी बना लें, या इस भुजा को ऊपर क्यों ले जाए यहाँ पर, या इस भुजा को इधर लंबा कर लें, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से कोण बनेगा वो बहिष्कोण कहलाएगा। ये बहिष्कोण के बिल्कुल पास में कोण यहाँ पर जो बना हुआ है उसको हम संलग्न कोण कहेंगे। और ये जो बाहर ऊपर जो दिख रहा है अलग अलग, इससे लगा हुआ नहीं है, उसको हम दूरस्थ कोण कहते हैं। हालांकि ये भी आपको काम आने वाला नहीं है, लेकिन आगे की कक्षा में आपको ये सब काम आएगा। तो इसलिए यहाँ बताना जरूरी है कि ये जो कोण है वो बहिष्कोण है, क्योंकि त्रिभुज के बाहर बना हुआ है। बहिष्कोण के साथ लगा हुआ कोण को हम संलग्न कोण कहते हैं, और जो दूर में कोण दिख रहा है आपको, इस कोण से दूरी में, उसको हम दूरस्थ कोण कहते हैं। तो ये बहिष्कोण से जुड़ा हुआ अंतः कोण निकटस्थ कोण या संलग्न कोण कहलाएगा, और दूर में हम उसको हम दूरस्थ कोण कहेंगे। ये आपको पता चल गया। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम क्रियाकलाप 4 की ओर। देखिए, क्रियाकलाप 4 आपको क्या दिया हुआ है, इसको आपको पूरा करना है। इस क्रियाकलाप में आपको बोला गया है कि निकटस्थ कोण और दूरस्थ कोण या बहिष्कोणों को छांटकर आपको लिखना है। बोला गया बहिष्कोण, निकटस्थ कोण और दूरस्थ कोण। तो ये एक बहिष्कोण है, देखिए यहाँ पर जो बनेगा वो इसके पास में जो बनेगा निकटस्थ कोण है, और ये जो दोनों कोण बनेगा वो दूरस्थ कोण है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी करना है और नीचे वाले में भी आपको पहचान करना है। पहचान कर लें आप, तब इस सारणी को आपको अच्छे से भर लेना है। फिर बच्चों आपके लिए है क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में आपको बोला गया है कि निम्न त्रिभुजों में कोण x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए तथा नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए कहा गया। तो त्रिभुज के इस चित्रों को आपको बहुत ध्यान से देखना है, और देखने के बाद यहाँ पर जो सारणी दिया हुआ है उसको आपको भरना है। तो कोण x का मान, कोण y का मान, कोण z का मान
और कोण y और z के मान को जोड़ के आपको देखना है क्या ये 180 अंश आता है कि नहीं आता है। तो ये जो कोण आप देख रहे हैं बहिष्कोण, यहाँ पर एक बार दिखा दें हम आपको, ये देखिए ये जो कोण दिख रहा है इसके साथ तो निकटस्थ कोण है ना, लेकिन ये दोनों दूरस्थ कोण है। तो ये कोण जो है, जो बहिष्कोण जो बना हुआ है, ये दोनों दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है ये कोण, यानी x जो है y और z के योग के बराबर होगा। y और z दोनों को जोड़ेंगे तो जितना मान आएगा उतने मान के बराबर ये x कोण होता है ना। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो है वो दो अन्य दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। ये यहाँ पर एक सार बात निकल कर सामने आती है। तो यदि आपको ये कोण मालूम हो, देखिए ये वाला कोण मालूम है बहिष्कोण, तो आप इन दोनों कोणों के मान को बता सकते हैं, दोनों कोणों का योग के मान को बता सकते हैं। और ये कोण भी आपको पता चल गया हो, है ना, ये कोण तो पता चलेगा ही, फिर ये यदि मालूम है तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कौन सा कोण है, रैखिक कोण बनेगा। ये दोनों ए और ये दोनों कोण जो है वो रैखिक कोण बनाएगा, यानी कि दोनों मिला के 180 अंश बनाएगा। मान लो ये 120 अंश का, तो कितने का होगा, 60 अंश का होगा। ये दोनों मिला कितने का होगा, 120 अंश का होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट निकाल सकते। चलिए हम बात करेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण के संबंध में। बच्चों, त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं, भुजाओं के आधार पर। देखिए भुजाओं के मापों के आधार पर हम कर सकते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण, और दूसरा हम कोणों के मापों के आधार पर कर सकते हैं। तो भुजाओं के मापों के आधार पर हम करेंगे तो पहला त्रिभुज हमारा कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं एक ही माप की होती हैं। और तीसरा त्रिभुज है जिसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, वह तीनों भुजाएं एक ही माप की होती हैं। तो यहाँ पर हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार पढ़े, कौन कौन से, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज के प्रकारों के नाम हैं, कोई राक्षस के नाम नहीं है, याद रखिएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। समद्विबाहु में दो भुजाएं एक समान माप की होती हैं, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक माप की होती हैं। इस आधार पर आपको नीचे जो सारणी दी गई उसको बनाना है। देखिए यहाँ पर 4, 5 और 6 सेंटीमीटर दिए हुए भुजाओं के माप। तो ये तो एक 4 है, एक 5 और 6, तीनों अलग अलग माप के हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज बनेगा इससे। फिर नीचे देखिए 7, 7 और 7, तीनों माप एक समान है, इन तीनों भुजाओं का मान एक जैसा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर देखिए 6, 5, 6, दो भुजा एक समान है, 6 और 6, तो दो भुजा एक समान है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे ही आपको बाकी खाली जगहों को अपने दिमाग का प्रयोग करके भरना है। तो हम समझ रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बहुत फास्ट भले हो रहा है क्योंकि ये पाठ लंबा है और एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी है। और आप इत्मीनान से पढ़िएगा इसको, तभी प्रश्नावली में जाइएगा, तभी आपको प्रश्नावली समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्रियाकलाप 6 दिया हुआ है आपको, इसमें लिखा हुआ है निम्न चित्रों में भुजाओं को मापकर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। अब इस चित्र में भुजाओं को आपको स्केल निकाल कर मापना है। मापने के बाद आपको सारणी में उसकी लंबाइयों को लिख लेना है, और लिखने के बाद लंबाइयों को तुलना करने के आधार पर आप त्रिभुज का प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। मान लो इसमें दोनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं, एक भुजा बराबर नहीं, तो ये दो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसमें यदि अलग अलग माप का आ जाता है कोई त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज में देखिए, देखने से पता चल रहा है तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इस त्रिभुज को देखने से लग रहा है कि तीनों भुजाएं एक ही माप की हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन आपको ये सब काम त्रिभुज के भुजाओं को माप कर ही करना है। सारणी में भरेंगे यहाँ पर बारी बारी से भुजाओं के माप को, और यहाँ पर उसका रिजल्ट आपको लिखना होगा। चलिए ये काम कर लेंगे, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज में सभी कोण 90 अंश से कम के होते हैं। फिर एक होता है समकोण त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 अंश का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर तीसरा देखिए अधिक कोण त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज में कम से कम एक कोण जो है वो अधिक कोण होता है, यानी कि 90 अंश से अधिक का होता है, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस प्रकार के त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में पढ़ने के बाद आपको ये सारणी भरना है। एक बार पुनः देख लीजिए यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। देखो कोणों के आधार पर होता है ना। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण 90 अंश से कम का होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कम से कम एक कोण 90 अंश का होता है।
कम से कम क्या एक कोण ही 90 अंश का होता है, दो कोण तो 90 अंश का हो नहीं सकता यहाँ पर, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में भी जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक का होता है। कम से कम नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, मैं क्षमा चाहूँगा। एक कोण ही अधिक कोण हो सकता है और एक कोण ही यहाँ पर समकोण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मान दिए हुए हैं आपको 30, 30 और 120। तो कौन से प्रकार का त्रिभुज होगा? देखिए एक कोण जो इसका 120 अंश है, यानी कि ये अधिक कोण हो गया। तो ये वाला त्रिभुज जो बनेगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 60, 90 और 30 दिया हुआ है। तो 90 अंश को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर समकोण कहते हैं। तो एक कोण समकोण हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 45, 40 और 95 दिया है। 95 जो है 90 से अधिक है, यानी कि ये जो 90 से अधिक वाला कोण बनेगा यहाँ पर वो अधिक कोण बनेगा, है ना। तो ये भी अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसी प्रकार से बाकी को भी ध्यान से देखना है आपको और सारणी को पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए और नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ पर 60, 60, 60 दिया, तीनों कोण एक समान है। ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा क्योंकि तीनों कोण 90 अंश से कम का है। ये क्रियाकलाप पूर्ण होने के बाद बच्चों आपको करना है क्रियाकलाप 8। ये देखिए क्रियाकलाप 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों में त्रिभुजों के कोणों को मापकर त्रिभुज का वर्गीकरण कोणों के आधार पर कीजिए एवं रिक्त स्थान को आपको भरना है यहाँ पर। तो ये माप लेंगे आप किसको कोणों को माप लेंगे यहाँ पर आप चांदा रख के, और कोणों को मापने के बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे कि यह त्रिभुज जो है वो कौन से प्रकार के त्रिभुज में आएगा। कोणों के आधार पर न्यून कोण आएगा, अधिक कोण आएगा या समकोण त्रिभुज आएगा। ठीक वैसे ही आपको बाकी चित्रों को देखकर और उसको माप कर आपको इस खाली जगहों को आपको यहाँ पर भरना रहेगा। क्रियाकलाप 9 को भी करना है। देखिए यहाँ पर निम्न चित्रों में आप भुजाओं एवं कोणों को अलग अलग माप पर तालिका में लिखें। भुजा एवं कोणों के आधार पर निम्न त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए कहा गया है। तो सबसे पहले माप लेंगे, कोणों को माप लेंगे, भुजाओं को माप लेंगे। यहाँ पर सब काम एक साथ करना है हमको। और मापने के बाद आपको नीचे जो सारणी दी गई है, ये सारणी चित्र के अनुसार, जैसे चित्र क्रमांक 64 है तो हम 64 में पूरा देखो भरा हुआ आपको पहले से मिला हुआ है। बस ऐसे ही आपको नीचे भरना है चित्र क्रमांक 65 को। 65 को आप नापेंगे, कोणों को मापेंगे, कोणों के माप लिखेंगे, भुजाओं को मापेंगे, भुजाओं के आपको माप लिखना है। बताना है न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा। और यहाँ पर त्रिभुज के आधार, भुजा के आधार पर आपको समबाहु विषमबाहु जो भी है उसको आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से इस सारणी को आप पूरा करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद सबसे बढ़िया जो क्रियाकलाप है इस पाठ में वो है क्रियाकलाप 10। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्रियाकलाप 10 को आप पढ़ेंगे अच्छे से, और पढ़ने के बाद आप इस क्रियाकलाप को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे। नहीं होगा तो आप अपने स्केल से नाप कर लेंगे, और तीनों लकड़ी के टुकड़े को आप एक साथ जमीन में रख कर जोड़ कर देखेंगे त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता, इस प्रकार से बनता है क्या, है ना। फिर आप नीचे वाला करेंगे 5, 9 और 3 को, फिर 6, 8 और 9 को करना है। अपने दोस्तों के साथ करिएगा, इतने इतने माप के लकड़ी के टुकड़े ले लीजिएगा आप, और उसको त्रिभुज बनाकर देखिएगा बनता है कि नहीं बनता, क्यों नहीं बनता है और क्यों बनता है, इसके बारे में आप अपने साथियों से चर्चा कीजिएगा। और अंत में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि नीचे जो लिखा हुआ बात है, मैं जो आपको दिखा नहीं रहा हूँ, नीचे जो लिखी गई बात है सबसे बॉटम लाइन में, उसको आपको पढ़ के देखना है, और आप जो सोचे हैं उसे तुलना करके देखना है कि आप सोचे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये आपके लिए एक सस्पेंस रहेगा, क्योंकि आप इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पहले से बता देंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये करके देखिएगा, इस गतिविधि को समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, तब जाके हम प्रश्नावली की बात करेंगे। तो बच्चों आज ये वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के सवालों को हल करके आपको बताएंगे। तो आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।